हाय गाइस, वेलकम टू एचपी स्टडी एक्सपर्ट। आज हम डिस्कस करेंगे खालिस्तान मूवमेंट, जो कि अभी हाल ही में जोर पकड़ रही है, जिसको खालिस्तान वर्जन 2.0 के नाम से भी जाना गया है। कि क्यों जो है खालिस्तान की ये जो मूवमेंट है ये फिर से राइज कर रही है, फिर से जो है वहाँ पे पंजाब में हालात 1980s के डिकेड की तरह हो रहे हैं। तो थोड़ा सा पहले हम बैकग्राउंड लेंगे, फिर हम रिसेंट इवेंट्स पे आएंगे। तो जनरली इंट्रोडक्शन सा लेंगे कि खालिस्तान मूवमेंट आखिर है क्या। बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, तो खालिस्तान मूवमेंट आप जानते होंगे, बहुतों ने नाम सुना होगा कि 1980 का जो डिकेट्स था वो ब्लडी डिकेट्स के नाम से जाना जाता है पंजाब में। तो बेसिकली ये खालिस्तान मूवमेंट है क्या? तो देखिए, एक सिख सेपरेटिस्ट मूवमेंट है जो कि चाहती है पंजाब के सरदारों के लिए, पंजाब के सिख संप्रदाय के लोगों के लिए एक अलग सॉवरजाइन स्टेट क्रिएट करना, जिसको खालिस्तान नाम दिया जाएगा। देखिए, इस तरह की स्टेट पहले होती थी, जिसको 1709 से 1849 के बीच में इस तरह की स्टेट होती थी। जिस तरह का ये जो मैप है, पुराना मैप है 1947 से पहले का, अगर इस मैप को हम देखेंगे तो इस तरह से जो है ये पूरा पंजाब होता था, जो कि पार्टीशन के बाद यहाँ पे क्या हो गया, पार्टीशन के बाद यहाँ पे बाउंड्री लाइन पड़ गई। तो यहाँ पे ईस्ट पंजाब इंडिया के उसमें आ गया और वेस्ट पंजाब चला गया पाकिस्तान में। तो जो वर्तमान जो खालिस्तान मूवमेंट है वो ये चाहती है कि वो इस टोटल एरिया को आपस में इकट्ठा करेंगे और एक अलग सॉवरजाइन स्टेट, यानी कि कंट्री भी कह सकते हैं खालिस्तान, वैसा वो बनाना चाहते हैं। तो इसको लेके ये सारा आंदोलन है, एक अलग सिख सिख कम्युनिटी के लिए एक अलग देश खड़ा करने के लिए ये जो मूवमेंट है ये चल रही है। आइए जानते हैं इसके अन्य पक्षों को। तो थोड़ा सा समझें कि ये किस तरह का ये मुद्दा था, आफ्टर इंडिपेंडेंस किस तरह की बातचीत हुई। तो 1947 में जब पार्टीशन हुआ इंडिया का, तो उस समय क्या था कि उस समय जो सिख कम्युनिटी थी वहां पे पार्टीशन में इनके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो ट्रेडिशनल लैंड्स था, पंजाब जो ट्रेडिशनल लैंड्स था वो पाकिस्तान और इंडिया में डिवाइड हो गया। तो इससे क्या हो गया कि जो वहां पे मास एक्सोडस हुआ, इमिग्रेंट्स जो थे वो कुछ पाकिस्तान में चले गए, कुछ वहां से यहाँ के पंजाब में आ गए। तो इससे क्या हुआ कि लोगों में, उनके लोग मन में एक भावना है कि पंजाब के दो टुकड़े हो गए, जबकि पंजाब तो पंजाब एक होल कम्युनिटी बिलोंग करती है पंजाब से, सिखिज्म बिलोंग करता है पंजाब से। तो उनको ये चीज अच्छी नहीं लगी। तो वहां पे और उसके बाद एक और इवेंट हुआ कि जो पंजाब था उसकी ट्राइफर्केशन की गई, पंजाब के तीन टुकड़े कर दिए गए, एक पंजाब के रूप में, एक हरियाणा के रूप में और एक हिमाचल प्रदेश के रूप में 1966 में। ये हम सभी को पता है क्योंकि 1966 में हरियाणा हिंदी भाषी राज्य बना था और हिमाचल प्रदेश भी एक तरह से पहाड़ी भाषी राज्य था और हिंदी भाषी राज्य भी था। तो 1966 में पंजाब के एरियाज को बाइफरकेट करके जो है, सॉरी ट्राइफरकेट करके हिमाचल और हरियाणा बनाया गया। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट इवेंट आता है अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन 1973 में। तो अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन जो एक स्टेटमेंट की एक लिस्ट थी, जिसमें कुछ डिमांड्स की गई थी पंजाबी सिख पॉलिटिकल पार्टीज और कम्युनिटीज की तरफ से, जिसका नाम है शिरोमणि अकाली दल इन 1973। तो अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन में एक बात की गई थी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास कुछ चीजें रहेंगी, जैसे कि फॉरेन अफेयर्स रहेंगे, करेंसी मैनिपुलेशन रहेगा, डिफेंस रहेगा, कम्युनिकेशन रहेगा। इन सब चीजों को छोड़ के बाकी सारी चीजें जो है वो पंजाब राज्य को दे दी जाए, मतलब पंजाब राज्य की लाइबिलिटीज ज्यादा हो जाए। बस ये चार पांच जो मेजर चीजें ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहे, इस तरह के इस रेजोल्यूशन में बात की गई थी। तो इस रेजोल्यूशन को जो है माना जाता है कि ये रेजोल्यूशन जो है खालिस्तान मूवमेंट की बिगिनिंग बना, की शुरुआत हुई एक्चुअल में यहां से। नेक्स्ट समझते हैं कि इस रेजोल्यूशन के बाद एक्सपेंशन खालिस्तानी मूवमेंट का किस तरह से हुआ। तो उस समय जो लीडर्स थे, जरनैल सिंह भिंडरावाला, उसने पूरी अक्रॉस पंजाब में क्या किया, ट्रेवल किया और उसने एडवोकेट किया वहां पे खालसा और सिखिज्म को, जो कि ऑर्थोडॉक्स फॉर्म थी कि खालसा जो सिखिज्म के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स थे उनके बेस पे ही वो पंजाब को चलाएंगे। इस तरह की उसने वहां पे ट्रेवलिंग करके लोगों में बात चलाई कि हम एक ऐसी स्टेट चाहते हैं जिसमें जो पंजाब स्टेट होगी, जो खालिस्तान स्टेट होगी, वो गवर्न होगी जो सिखिज्म के प्रिंसिपल है, फंडामेंटल प्रिंसिपल उनके बेस पे, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे। एंड इंस्पायर्ड बाय द खालिस्तान आइडियोलॉजी लेट द खालिस्तान एज द एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट। तो जो खालिस्तान आइडियोलॉजी वो वहां पे एक्सपेंशन होने लगा उसका, जिससे एक्सट्रीमिस्ट लोगों का एक मूवमेंट वहां पे होने लगी। और वहां पे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे, जो बड़े बड़े इंडियन गवर्नमेंट में एम्प्लॉइज थे, उनको वहां पे किलिंग्स होने लगी, हाई प्रोफाइल पर्सन की किलिंग वहां पे होने लगी। तो जब ऐसा ये काफी मास लेवल पे होने लग गया, तो उसके बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया भिंडरावाला को कैप्चर करने के लिए। और ऑपरेशन ब्लू स्टार में गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स में कैप्चर किया गया भिंडरावाला को। और इससे क्या हो गया कि जो
सिख कम्युनिटीज थी उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग एंटी इंडिया सेंटीमेंट क्रिएट हो गया, क्योंकि उनको लगा कि यार कि ये व्यक्ति जो है सिख कम्युनिटी की बात करता था, सिख कम्युनिटी बेस पे एक स्टेट खड़ी करने की बात करता था। तो जो कि वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब उनके टेंपल में घुस के, गोल्डन टेंपल जो कि सिखिज्म का जो है सबसे बड़ा धार्मिक स्थान माना जाता है, वहां पे घुस गई, तो उनको ये चीज, उनके कहीं ना कहीं जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स थे, कल्चरल सेंटिमेंट्स थे, वो वहां पे हर्ट हुए। तो ज्यादातर मास लेवल पे लोग वहां पे जुड़ना शुरू हुए जब भिंडरावाले को कैप्चर किया गया। तो भिंडरावाले को कैप्चर करने के बाद क्या हुआ कि जो इंदिरा गांधी के सिख बॉडीगार्ड्स थे, 2 सिख बॉडीगार्ड थे, उन्होंने इंदिरा गांधी का असैसिनेशन कर दिया 1984 में। तो उसके बाद से जो कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, उनके द्वारा मास लेवल पर, या जो अन्य लोग थे जो कि समर्थन करते थे इंदिरा गांधी का, उन लोगों ने जो है सिखों के साथ काफी ज्यादा राइट्स किए। उस टाइम दंगे हुए, सिख और हिंदुज्म में दंगे हुए, या कह सकते हैं कि सिख जो पॉलिटिकल पार्टीज के कार्यकर्ता थे उनके बीच में काफी ज्यादा राइट्स हुए। ऑल इंडिया, अक्रॉस ऑल द इंडिया इस तरह के राइट्स हुए, जिससे क्या हो गया कि पंजाब के लोगों में एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स के लिए क्या हो गया, फ्यूल मिल गया, क्योंकि लोगों के मन में वो घाव अभी भी कहीं ना कहीं ये हैं। तो जिस वजह से कि खालिस्तानी जो आइडियोलॉजी है वो आज भी कहीं ना कहीं एक्सपेंशन कर रही है। तो उस समय क्या हो गया कि जो खालिस्तानी ग्रुप थे, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स, खालिस्तान कमांडो फोर्स, बाबर खालसा, ये काफी ज्यादा उस समय फेमस हुए। उन्होंने काफी ज्यादा पॉपुलराइज किया, रेडिकलाइज किया यूथ को, वहां पे पोलराइज किया सिखिज्म कम्युनिटी के जो यूथ थे उनको, उनको मूल आइडियोलॉजी को अपनाने की बात की गई, ऐसी स्टेट की बात की गई जो कि सिखिज्म के प्रिंसिपल से गवर्न की जाएगी। और साथ में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पाकिस्तान की आईएसआई रही, जो पाकिस्तान की आईएसआई रही, उसने बहुत सपोर्ट किया इस वायलेंस को। उन्होंने फंडिंग भी की, उन्होंने एमुनेशन भी प्रोवाइड किया, उन्होंने रिसोर्सेज भी प्रोवाइड किए इस एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को। तो जिससे एक उनको भी वहां पे मौका मिल गया कि पाकिस्तान को, कि इंडिया में जो है एंटी इंडिया गतिविधियां चलती रहे ताकि इंडिया इंटरनली वीक हो जाए। तो पाकिस्तान का भी इसमें फायदा था। बात करते हैं कि मूवमेंट को क्रशिंग की गई। देखिए 1986 में, सॉरी 84 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के जरिए भिंडरावाले को कैप्चर किया गया, और ऑपरेशन ब्लैक थंडर 1986 एंड 88 के जरिए जो है ये जो मास मूवमेंट चल रहा था इसको कंप्लीटली जो है वो क्रश कर दिया गया कंट्री में। जो सिख डायस्पोरा बचा वो चला गया फॉरेन कंट्रीज में, कनाडा, यूके और ऑस्ट्रेलिया में। वहां से जो है इन्होंने जो है धीरे धीरे अपना वहां पे पैठ बनानी शुरू किया, और वर्तमान में ये वहां पे पीक लेवल पर चीजें कर रहे हैं, लोगों को रेडिकलाइज कर रहे हैं। लेट्स कम टू खालिस्तान 2.0। अब ये खालिस्तान 2.0 वर्जन कहां से शुरू होता है? तो जनरली हम इसको समझते हैं कि नवंबर में अटैक्स हुए निरंकारी भवन पे, पाकिस्तान मैन्युफैक्चर्ड वेपन्स थे वहां पे, HR-36, उनके जरिए वहां पे अटैक की गए। तो जो एक्चुअली ये जो कम्युनिटी रही है, खालिस्तान वाली जो कम्युनिटी रही है, पाकिस्तान बैक्ड सिख सेपरेटिस्ट मूवमेंट रही है। पाकिस्तान ने इस कंट्री को फंडिंग दी हुई है, खालिस्तान मूवमेंट को, पंजाब में। तो एक्चुअली निरंकारियों के साथ क्या है कि इनका शुरू से ही 36 का आंकड़ा है। 36 का आंकड़ा इसलिए है क्योंकि निरंकारी को एक हेरेटिक सिख कल्ट के रूप में देखते हैं। हेरेटिक मतलब कि एक विधर्मी, जो कि इनके धर्म के मूल प्रिंसिपल से हटके सरदारों को, जो सिख कम्युनिटी है उसको इंस्पायर कर रहे हैं। देखिए पॉपुलर परसेप्शन है क्या, पॉपुलर परसेप्शन सिखिज्म में ये है कि जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर है, जैसे भिंडरावाला वगैरह थे, वो ये मानते थे कि जो वहां पे गुरुवाणी है, होती है जो गीता, जैसे हमारी गीता होती है हिंदुइज्म में, वैसे इनके यहाँ पे जो ग्रंथ होता है उसी को ही वहां पे सबसे बड़ा माना जाता है। लेकिन इसमें निरंकारियों में क्या हो गया, निरंकारियों में ये वर्शिप लग गए करने एक पर्टिकुलर लिविंग पर्सन को। जबकि कन्वेंशनल सिख बिलीव क्या रहता था, कन्वेंशनल सिख बिलीव ये रहता था कि जो एब्सोल्यूट लॉयल्टी रहेगी सिखिज्म की, वो रहेगी उस हॉली बुक के प्रति, जिसको जिसको गुरु ग्रंथ भी कहा जाता है। तो एक हेरेटिक सिख कल्ट होने की वजह से जो है इनके साथ इनका 36 का आंकड़ा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं खालिस्तान मूवमेंट को वीक कर रहा था, लोगों को एक अलग कम्युनिटीज में ट्रांसफॉर्म कर रहा था, जोड़ रहा था। तो उनको लगा कि ये वीक कर रहे हैं, तो इनके साथ इनके उस समय झड़पें बहुत हुई। अब बात करते हैं कि बैकग्राउंड इवेंट्स क्या रहे, जो वर्तमान में हम जिस तरह की मूवमेंट देखते हैं अमृतपाल के फेवर में, अमृतपाल के लीडरशिप में, वो ऐसा क्यों है? तो देखिए खालिस्तान मूवमेंट जो 1970 में ही शुरू हो गई थी, और ये उस टाइम काफी सिग्निफिकेंट थ्रेट्स था इंडिया की जो टेरिटोरियल यूनिटी थी उसके लिए, और वर्तमान में भी है। तो बात करते हैं कि इस डिकेड में इस आंदोलन की पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई, कैसे जो है ये आगे बढ़ा। तो 2013 में जो 6 एक्सट्रीमिस्ट थे उन्होंने सेंट्रल लंदन में एक अटेम्प्ट किया मर्डर का, जो कि जनरल कुलदीप सिंह बराड़ थे, जो कि उस समय कमांडर थे ऑपरेशन ब्लू स्टार के। उनकी गर्दन पे हमला किया गया, स्टैबिंग की गई, तो उनको मारने का प्रयास किया गया 2013 में। ये उस समय घटना हुई थी, और काफी ज्यादा इसका आलोचना की गई थी भारत सरकार की तरफ से। और जो सिख ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि दल खालसा, दमदमी टकसाल,
इन्होंने जो है इंडिविजुअली काम करना शुरू किया, क्योंकि अभी पब्लिकली तो काम नहीं कर सकते थे, तो इन्होंने एक पब्लिक प्रोफाइल बना लिया अपना, एक आम जनता का। पॉलिटिकल पार्टीज ने इनको क्या किया, शह प्रदान किया, अपने अंडर रखा, और इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी की शह से धीरे धीरे उन्होंने खुद को ग्रो करना शुरू किया आफ्टर 1980s डिकेड। तो उसके बाद से जो भिंडरावाला की तरह जो सिख मिलिटेंट थे ऑपरेशन में जो मारे गए थे, उनके लिए इन्होंने एक स्मारक भी बनाया गोल्डन टेम्पल में, अभी पीछे बनाया था, पीछे जैसे बनाया था ये उसमें 2013 के बाद से। तो वर्तमान गवर्नमेंट ने इसको कोई कुछ भी नहीं किया, और ये वहां पे भिंडरावाले का स्मारक तैयार कर दिया जो लोग वहां पे मारे गए थे, जबकि जो टेररिस्ट थे वहां पे। तो कोई भी गवर्नमेंट इसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाई। और एक फाल्स प्रोपेगेंडा खालिस्तानियों के द्वारा चलाया जा रहा है कि भारत देश में जो हिंदू कम्युनिटी है और जो दूसरी स्टेट्स, इंडियन स्टेट्स हैं, वो कहीं ना कहीं ऑपरेस कर रही है, ऑपरेशन कर रही है, किसका, सिखों का ऑपरेशन कर रही है। तो एक फाल्स प्रोपेगेंडा खालिस्तानियों के द्वारा चलाया जा रहा है, जबकि हम जहाँ पे रहते हैं हम देखा कि हमारे बीच में जो सिख कम्युनिटी बड़े आसाम आराम से रहती है, ट्रेड करती है, सब कुछ करती है, कभी किसी को उन्होंने परेशान नहीं किया। तो एक फाल्स प्रोपेगेंडा यहाँ पे चलाया जा रहा है। और नेशनल काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी एक यूएस ने जारी की थी उस समय, अनवील्ड किया 2018 में, कि जो बाबर खालसा नाम का ग्रुप है, जो बाबर खालसा नाम का ग्रुप है, वो क्या चाहता है, बाबर खालसा नाम का ग्रुप ये चाहता है कि वो वहाँ इंडिया पे मास लेवल पे वायलेंस करना चाहते हैं, और उस वायलेंस के जरिए जो है एस्टेब्लिश करना चाहते हैं इंडिपेंडेंट सिख स्टेट को, वहाँ पे एस्टेब्लिश करना चाहते हैं मास वायलेंस करके, कि एक तरह से खूनी क्रांति करके। तो जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है बाबर खालसा इंटरनेशनल और खालिस्तान कमांडो फोर्स और इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन, इनको इन्होंने जो है खुद को एक्टिविज्म से अब आगे लाना शुरू कर दिया। अब इन्होंने वायलेंट एक्टिविटीज शुरू करना कर दी है। देखिए पहले ये एक्टिविज्म में रहते थे, जनरल एक अप्रोच में रहे, हाइड आउट रहे, खुद को हाइड रखा काफी समय तक। और जब इन्होंने पीक लेवल पे समर्थन जुटा लिया, बाकी कंट्रीज में इनकी पॉपुलेशन अच्छी हुई, इन्होंने काफी मेंबर्स जोड़ लिए, तो अब ये वायलेंट एक्टिविटीज कर रहे हैं पंजाब में। आइए समझते हैं। और 2015 में भी हुआ था एक इवेंट, कि 2015 में 23 खालिस्तान टेररिस्ट जो थे वो अरेस्ट किए गए थे 2015 से 2017 के बीच में, क्योंकि उसमें इन्होंने कुछ टेररिस्ट वाले अटैक के कुछ वायलेंस किए थे, 6 टेरर मॉड्यूल्स थे जो कि इन्होंने यहाँ पे किए थे, जिस वजह से 23 खालिस्तान टेररिस्ट जो थे वो अरेस्टेड किए गए थे। और जो इंटेरोगेशंस चली उनके उससे लिंक निकले जो कैडर्स है पंजाब में, और जो सिख एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स हैं, जैसे लखवीर सिंह रोड़े है जो कि आईएसवाईएफ के चीफ भी थे, उनके लिंक निकले हैं आईएसआई के साथ। और आईएसआई के साथ जो हमारे खुफिया जांच विभाग है उनके द्वारा ये भी पता चला है कि इनको वहां पे शेल्टर भी प्रोवाइड करवाए गए हैं लाहौर में, और मिलिटेंट कैंटोनमेंट बनाए गए हैं खालिस्तान वालों के, ताकि इंडिया को इंटरनली वीक किया जा सके। और 2015 से अब तक 150 ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं जिसमें जो होली स्क्रिप्चर्स है, इनका जो गुरु ग्रंथ साहिब है, उसके साथ छेड़छाड़ की गई है। देखिए छेड़छाड़ भी इन्हीं के लोगों के द्वारा करवाई जा रही है, ताकि जो आम सेंटीमेंट्स है, आम जनता के जो सेंटीमेंट्स है, वो उनके फेवर में हो जाए। वो कहीं ना कहीं ये समझे कि जो दूसरी कम्युनिटीज के लोग हैं वो उनको उनको ऑप्रेस कर रहे हैं, उनको दबा रहे हैं, उनके जो धार्मिक रिलीजियस जो कल्चरल अफेयर्स है उनके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। और ऐसा लगना चाहिए कि जो पंजाब के लोग हैं, सिख कम्युनिटी है, उसके साथ जो है वो क्या हो रहा है, उसके साथ मतलब इनजस्टिस हो रहा है, अन्याय हो रहा है वहां पे। तो इस तरह की चीजें वहां पे होनी चाहिए। और वर्तमान में हम देखते हैं कि सोशल मीडिया में काफी ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट ऑडियो और वीडियो आना शुरू हो गई है खालिस्तानियों के फेवर में। और एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है सिक्स फॉर जस्टिस, जो कि सिख कम्युनिटी के लिए सिविल राइट्स की बात करती है, और एक टाइप की प्रोपेगेंडा बेस्ड ऑपरेशन चलाती है ये जो सिख फॉर जस्टिस है। और ये ह्यूमन राइट्स की एडवोकेसी ग्रुप एडवोकेसी करता है। और इन्होंने एक रेफरेंडम दिया था, रेफरेंडम 2020, और इसमें कैंपेन चलाया गया था कि पंजाब को लिबरेट करना है इंडिया से, और एक सेपरेट नेशन बनाना है जिसको कि खालिस्तान नाम दिया जाता है। अब सेपरेट नेशन बनाना चाहते हैं ये इंडिया को, मतलब लिबरेट करा। देखिए सेपरेट नेशन तो ये मतलब वायलेंस तो ये करेंगे, वायलेंट एक्टिविटीज तो ये करेंगे, तो ये इन्होंने रखा उस समय रेफरेंडम 2020, उसमें इस तरह का इन्होंने कैंपेन चलाया। फिर ये जो कैंपेन था ये 2018 में चलाया गया था, रेफरेंडम 2020 लंदन में चलाया गया था, इसकी डिक्लेरेशन वहां पे ही बनी थी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस टाइम इसको जो है इस प्रोटेस्ट को इलीगल कहा था, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उससे बात की थी कि आप इस तरह का इवेंट ना होने दो, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने कुछ शर्तों पे इस तरह का इवेंट वहां पे इनको ऑर्गेनाइज करने दिया। बात करते हैं कि मोस्ट रिसेंट इवेंट क्या रहे। देखिए हमने इस दशक का समझा कि 2013 के बाद से 2020 तक किस तरह की चीजें हुई, लेकिन अगर हम मोस्ट रिसेंट इवेंट पे आएंगे तो जो अभी फरवरी 23 को हुआ, जिसमें जो अमृतपाल सिंह है, जिसका आप फोटो यहाँ पे देख सकते हैं अमृतपाल सिंह का। अमृतपाल सिंह एक रेडिकल प्रीचर है, प्रो खालिस्तान लीडर भी है,
और वायलेंट एक्टिविटीज को प्रमोट करता है पंजाब में। तो उस समय क्या हुआ कि इसका जो एक व्यक्ति था, एक इंडिविजुअल था, एक कह सकते हैं, या इसका एक एड था, जिसका नाम जो था लवप्रीत सिंह, इसका नाम था लवप्रीत सिंह तूफान, मतलब जनरल इसको तूफान कहा जाता था। उसको वहां पर अरेस्ट किया गया था पुलिस के द्वारा। तो 23 फरवरी को हंड्रेड्स ऑफ खालिस्तानी जो वर्कर्स थे, जो खालिस्तान के फेवर में बात करते थे, वो वहां पे आए, पुलिस स्टेशन में, और उन्होंने उसको वहां पे छुड़ाने की कोशिश की और वायलेंट एक्टिविटीज वहां पे की जेल के अंदर। तो उसके बाद जो है उन्होंने उसको छुड़ा लिया वहां से, मतलब कि एक तरह से वहां से कोर्ट के जरिए उसको बाद में छुड़ा लिया गया वहां से। तो बात करें अमृतपाल सिंह की, तो अमृतपाल सिंह जो है वो 29 साल का एक फॉलोअर है और स्लेन फॉलोअर है जनरल सिंह भिंडरावाला का। और इसको भिंडरावाला 2.0 भी कहा जाता है, भिंडरावाला 2.0 के नाम से भी इसको जाना जाता है। और जो एक्टर एक्टिविस्ट रहे थे दीप सिंधु, उनके बाद जो है खालिस्तान जो मूवमेंट रही है उसको चलाने में इसका हाथ है। और उसको कहा जाता है कि उनकी डेथ के बाद अगला जो फाउंडर है वो खालिस्तान मूवमेंट का पंजाब में, वो अमृतपाल सिंह ही है। ठीक है, और बात करते हैं कि हमारा जो एम रहेगा खालिस्तानियों के खिलाफ वो कैसा रहेगा, कि गवर्नमेंट कैसे जो है इनको दबाएगी। देखिए अमृतपाल सिंह की एक स्टेटमेंट भी आई थी कि उनका लक्ष्य क्या है, उनका लक्ष्य है कि चाहे सही तरीके से हो या गलत तरीके से हो, वो क्या करना चाहते हैं, वो पंजाब को लिबरेट करना चाहते हैं। अब इसमें चाहे दिल्ली से बात करनी पड़े या दिल्ली के साथ जो भी उनको अफेयर चलाना पड़े, चाहे वो वायलेंट अफेयर्स हो, जिस तरह से भी हो, मतलब ये फ्री करना चाहते हैं पंजाब को और एक खालिस्तान नाम से एक नेशन क्रिएट करना चाहते हैं। और कौन कौन से स्टेप्स जो है जनरली गवर्नमेंट उठा सकती है खालिस्तानी मूवमेंट को कम करने के लिए और उसको ऑप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए। तो आइए समझते हैं। देखिए सबसे पहले तो स्ट्रेंथनिंग ऑफ द रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, कि लॉ को स्ट्रिक्टली वहां पे लोगों के बीच में लोगों से मनवाया जाए, चाहे उसके लिए जो भी करना पड़े, क्योंकि अभी बिगिनिंग है इस मूवमेंट की। अगर इसको अभी नहीं दबाया गया तो बाद में ये एक मास लेवल का रूप भी ले सकती है। तो रूल ऑफ लॉ स्ट्रांगली स्ट्रिक्टली स्ट्रेंथन होना चाहिए, वहां पे वर्किंग होना चाहिए मास लेवल पे, ताकि इनको इनकी मूवमेंट इंक्रीज करने का मौका ना मिल सके। और जो पुलिस का रोल है, देखिए वो एक स्ट्रिक्ट रहना चाहिए ऐसे इंसिडेंट्स के, जो भी वायलेंट एक्टिविटीज या जुलूस में द्वारा जो भी कुछ भी किया जाता है, उसके पुलिस का रोल एकदम स्ट्रिक्ट होना चाहिए। पुलिस को मतलब एकदम जस्टिस के साथ इनके साथ बिहेव करना है, न्याय के साथ ही करना है, लेकिन इनकी एक्टिविटीज को पूरी तरह से रोकना है। पुलिस को कुछ थोड़ी बहुत इसमें पावर भी दी जानी चाहिए। और इनको दबाने के लिए जो है हमारे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, रॉ एंड आईबी, उनसे आउटपुट भी लेना चाहिए कि इनको फंडिंग कहाँ से मिल रही है, कहाँ से इंफॉर्मेशन, कहाँ से इनको मतलब इस तरह की चीज़ें मिल रही है। कुछ भी है, रॉ और आईबी के साथ जो इन्फॉर्मेशन है वो हमने शेयर भी करनी है, उनसे लेनी भी है, ताकि इस मूवमेंट को शुरू में ही दबा दिया जाए। दियर ऑर्गेनाइजेशंस वर बैंड एंड डिक्लेयर्ड इलीगल, और इनकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो भी संस्थाएं हैं, पार्टीज हैं, उनको इलीगल डिक्लेयर कर देना चाहिए और बैन कर देना चाहिए। एलिमिनेटिंग द चैनल्स ऑफ कैपिटल, मनी, एम्यूनेशन एंड अदर रिसोर्सेज रिसीव्ड बाय देम, इनको जो भी चीजें मिलती है, कैपिटल जो भी पूंजी इनको मिलती है, चाहे वो मनी की फॉर्म में है, एम्यूनेशन की फॉर्म में है, और जो बाकी रिसोर्सेज रहते हैं उसके फॉर्म में है, तो हमें जो है इनके जो चैनल्स हैं उनको एलिमिनेट कर देना है, ताकि इनको कहीं से भी फंडिंग ना मिल पाए किसी भी रूप में। और साथ में हमें पब्लिक को भी अवेयर करना होगा कि इस तरह की जो इंटरनेशनल एक्टिविटीज हैं वो उनके खिलाफ, उनमें अवेयरनेस होनी चाहिए, वो रोक सके छोटी मोटी एक्टिविटीज को, पब्लिक अपने लेवल पर भी सुलझा सके। और साथ में जो स्पेशल फोर्सेस है उनको एक कंट्रोल्ड और डायरेक्टेड वे में, एक नियंत्रित और निर्देशित वे में एक आज़ादी देनी है, ताकि वो लोगों का सप्रेशन वहां पे कर सके, इस तरह के लोगों का जो कि एंटी नेशनल मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, देश के टुकड़े करने की बात कर रहे हैं, खालिस्तान को एज ए नेशन क्रिएट करने की बात कर रहे हैं, वायलेंट एक्टिविटीज को प्रमोट करना चाह रहे हैं। तो इस तरह की चीजें जो है गवर्नमेंट वहां पे कर सकती है, इस मूवमेंट को रिड्यूस करने के लिए या डिक्रीज करने के लिए, बिल्कुल कंप्लीटली ऑप्रेस करने के लिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो की किस तरह से जो है इस दशक में जो सिख मूवमेंट रही, सिखों की जो मूवमेंट रही खालिस्तान को लेके, वो उसका प्रसार हुआ, वो अब वो किस तरह के चरण पे आ चुकी है, और किस तरह से जो पंजाब में जो गवर्नमेंट बनी है वो किस तरह से इस पे काम कर रही है या नहीं कर रही है, उसको हम अलग से वीडियो में देख लेंगे। लेकिन सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी इनके खिलाफ डिसीजन लेना चाहिए। तो आप वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी, और जो भी चैनल से पहली बार जुड़ रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।